It requires equipment, it requires change in systems and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic. कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है। आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि CDS का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे। डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था। डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए गए। दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का। आज हम, आपने देखा होगा, सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स, हमारे पास में जो असॉल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62, वो शायद इतनी कारगर नहीं थी। अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई AK-203 के साथ में। ये एक बहुत ही कामगार और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स होगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें, चाहे वो पनडुब्बियों के क्षेत्र में है, चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है। और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड अदर्स। देखिए, इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में जो बड़े नए संकट आए, सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा। आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे। पर सर, ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 3 महीने की होगी। मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाय दिसंबर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सबमरीन के लिए? हाउ टू रन इट, हाउ विल यू ट्रेन देम इतनी जल्दी? मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बट आई जस्ट टेल यू, बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट दिस थिंग। वी हैव गॉट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वी हैव गॉट एमका, वी हैव गॉट सबमरीन्स दैट वी हैव मेड, वी हैव गिवन द न्यूक्लियर सबमरीन्स दैट वी हैव लॉन्च्ड, एंड वी आल्सो बिकेम a space power. We have hit at the satellites. And the fourth pedestal of it is the manpower reorganization. Now, in the manpower reorganization, the point that you have raised was that is we must have a young, agile, fit, well-trained army. Okay. It is a contradiction. It's a paradox कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है। जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया की सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स। विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी। अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे। बाकी लोग जो होंगे जिनका की प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे। दे विल बी एक्सपीरियंस, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर, एंड दीज अग्निवीर, दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल worthy and more experienced over the period of time.
So Indian Army at any point of time will have a large number of people who, though recruited as Agniveer, but had been specially selected for their suitability, for their fitness, for their agility, for their motivation and for their aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained. So it is not only that the Indian Army will be having only this component. Yes, Indian Army will constitute at the level of the Jawans and the ORs who have been recruited through the process of Agniveer, specially selected, whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time. Selection is one part. Even when you select people who are physically fit and others, it's a very small this thing. But when we observe them over a longer period of time, we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future. Imagine the army of 15 years hence, in which all those who have been recruited have come through the special 4 years probation period and then gone and joined the army. See their technical skills, see their motivation, their physical fitness and others. They will all be the people who will probably the cream of the Indian Army. Right. So my first question will be, I will go later into those who are not being amalgamated, but first about those who are going to be amalgamated into the service. There's already a system of your regiments and corps. Will it not demotivate somebody who has gone through the NDA, who's gone through the rigorous training process earlier, and then they'll see them as Johnny come latelys, abhi aaye hain, abhi fauj mein ghus gaye hain, and they're already getting the benefits that we were getting, but we had to put in so much more hard work. So will it cause a disruption, and will they be seen as lesser soldiers? देखिए, सेना में जाने वाला हर रिक्रूट फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था, उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है। वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में। एक बात, जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें 2 बातें समझनी चाहिए। ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है। अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं। ये जो रेजिमेंटल कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है। पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं। और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था उसका? 60,000 की फौज थी। कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट, नॉट एन अहीर और राजपूत। हाँ, और ये नहीं थी। हाँ। और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए। इतना एट्रिशन हुआ था। दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतना एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई है जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। They were the soldiers of India. They called themselves as the Indian National Army. But so do the regiments here, right? That's now. right. So they will continue. Okay. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this. Who has? I do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. उसका अपना tradition होगा। अगर कोई एक बटालियन है, उसकी अपना एक वैलर है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो वो हमेशा बरकरार रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अब इसका हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे। इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं, के अंदर में गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है। रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं?
कितना स्प्लेंडेड वो है उनका, ग्रेनेडियर्स है, उसमें किस जाति के धर्म के क्षेत्र के लोग हैं। हमारे जो परमवीर चक्र जो है जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं, तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज गॉट ए डिजायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is poured towards making this country strong and impregnably defendable. What happens after those 4 years are over and they don't find space in the services, and they don't find space in the paramilitary? Because the reason I'm asking is कुछ लूज कमेंट्स आए हैं कि वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं, तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन कर लीजिए या डर है लोगों में कि हाउ विल दे बी बेटर ऑफ आफ्टर द 4 years? Will they have a skill set which is market friendly, which they can get jobs? I think this is one of the biggest misunderstanding that has been created either deliberately or by lack of full knowledge and understanding of this thing. We are talking about a young man who is 22 or 23 years old, has done 4 years of service and now is in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agniveer. This man, this person he has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills. He has developed the confidence, and he is trainable. His mind and his vision, he has got an all India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be +2. That makes him comparable with any other persons in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है। आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24, 25 साल, 26 साल होती है। देखिए, आज हम उस जमाने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 लाइफ 2 कैरियर्स की बात करते हैं, अब तो लोग 1 लाइफ 3 कैरियर्स की बात करते हैं। कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32, 33, 34 साल का होता। इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज इतनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई 3-4 साल हुए हैं। अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है, कोई लड़की होगी तो वही 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी। उसके पास में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। पहले का ज़माना फ़र्क था। ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था। गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता था। आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड कैरियर की आवश्यकता होती है। तो एनएसए अजीत डोभाल अग्निपथ योजना को लेकर विस्तार से यहां पर ये बातचीत कर रहे थे, जो आपने सुनी है। और एक और